गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? मैं भी अच्छा हूं। है नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो मैं चला गया था, वो बात सही है, लेकिन तुम परिवार को मेरे को फोड़ के रहोगे, मतलब ये है। सोए उठे जब भी है कि ये 8वां बैच क्या है कि अरे तुम 8वां बैच, 8वें बैच वाले हो तुम। और वो एक दिन मैंने YouTube पे क्लास ली, उस दिन 8वां बैच था। 8 के 7 अजूबे तो सबने सुने कि ये 8वां क्या है। जवाब देना मुश्किल हो गया हमको, ये हमारे बच्चे बेच है कि नहीं, बेच नहीं, कुछ गड़बड़ है गए, तो इसलिए तुम क्या है कि मरवाओगे। और क्या हालचाल है तुम्हारे? एकदम। सर ऑस्ट्रेलिया में वेकेशन ज्यादा लंबा चला गया, ज्यादा थोड़ी चला गया, ज्यादा नहीं हुआ। अरे यहीं थे हमें, हाँ ऑस्ट्रेलिया गए थे। कई देर से गौर से देख रहे हैं, बहुत ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कैसी रही? बढ़िया रही, शानदार रही। क्या कुछ पढ़ा वो भी बताओ। देखिए, जनसंख्या, जल संसाधन शुरू कर दिया था, तो जल संसाधन अपन ने शुरू किया। अब जो जल संसाधन है यही, इसमें अपन देखते हैं। वाटर रिसोर्सेज, जैसे प्रतिवर्ष 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं। 2022 की थीम क्या थी? ग्लेशियरों का संरक्षण। और हाल ही में कि नेपाल का हिम ग्लेशियर है, उसको मृत डेड घोषित कर दिया गया है। कौन सा ग्लेशियर? याला। कौन सा है? याला। 2040 तक वो समाप्ति हो जाएगा बिल्कुल ऐसे। और हमें जो साफ शुद्ध जल है वो इन्हीं से प्राप्त होता है। 8 जून को विश्व महासागर दिन, ये जैसे 29.2% भाग है, यानी इस पर स्थल है, और 70.8% भाग है, यानी इस पर क्या आता है? जल। तो विश्व, अब इस 70% वाला है ना, इसको कुल जलराशि अपन मान लेते हैं। कुल जलराशि का 97.3% जो जल है, यानी वो किस प्रकार का हो गया? महासागर। 97.3% जल बच गया कितना? 2.7। 2.7% जल है, यानी ये मानव के लिए उपयोगी। उपयोगी जल केवल ही कितना है? 2.7। ये जल बहुत है लेकिन खारा है। महासागरीय जल किस प्रकार का होता है? लवण।
जो मानव के लिए क्या नहीं है, उपयोगी नहीं। उपयोगी क्यों नहीं है? लवणीय होने। केवल उपयोगी जल कितना परसेंट है? 2.7। इसके लिए हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व जल। ये विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च की 22 मार्च है, इसको विश्व जल दिवस से मनाया जाता है। प्रतिवर्ष से 22 मार्च है, इसको क्या मनाते हैं? विश्व जल। विश्व जल दिवस है, इसके रूप में ये तो लिख लिया होगा शायद। अब जल एक किस प्रकार का संसाधन है? सबसे ज्यादा साफ जल कहां से प्राप्त होता है? ग्लेशियरों से। कहां से? यानी ग्लेशियर है, यानी यहां से प्राप्त होता है। जल एक किस प्रकार का संसाधन? चक्रीय संसाधन है। कौन सा संसाधन हो गया? चक्रीय। रीट में तुम्हारे क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी का स्थलीय क्षेत्र है कितना? उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि जैसे पृथ्वी पर स्थलीय क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र उसमें लिखा हुआ 78%, 29%, 21%, 29% से अधिक। ये क्यों सुनाया हुआ है तुम्हारे? थर्ड ग्रेड में आपको होता है। बताओ कितना? बी या डी? कौन सा है? डी हो गया। डी तो होगा 29.2 का मतलब 29 नहीं है, 29 से अधिक। और जो जलीय क्षेत्र आता है, ये जैसे अपन ने लिखा है कि जलीय जो क्षेत्र है ये 70% से अधिक है और 71% से कम। 70.8 लगभग कितना होता है? 71 है नहीं, यानी 71 से क्या है? कम। और 70 से क्या होता है? ज्यादा। जैसे स्थलीय उसकी जगह जलीय क्षेत्र लिखा जा सकता। ऑप्शन लिख दिया 71%, 71 से अधिक या 71 से कम, तो कौन सा होगा? बोलो। 71 से क्या होता है? कम। ये तो इसमें जलीय और स्थलीय के बाद। अब अगला नेक्स्ट अपने सामने यह आता है, जल किस प्रकार का संसाधन है? निरंतर चलने वाली प्रोसेस है जल, कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस। यानी ये किस प्रकार का संसाधन हो गया? समाप्य नहीं है। समाप्य जो भूमिगत जल है वो कम हो रहा है, बाकी जल एक कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे उदाहरण के रूप में हमने लिखा कि ये महासागर है भाई। 70.8 71% पर धरती पर ज्यादा महासागरी हैं। और हमारा जो सूर्य है निरंतर सौर विकिरण करता है, कंटिन्यू क्या करता रहता है? सौर। और इससे महासागरीय जल क्या होगा? गर्म होता है। गर्म होकर के यानी वो जलवाष्प में बदलता है, उस क्रिया को वाष्पीकरण कह देते हैं। महासागरीय जल गर्म होगा और उसके बाद में यानी गर्म होकर के किस में बदलता है? जलवाष्प, वाटर वेपर बन जाता है। जलवाष्प है गए उसमें बन जाए। जलवाष्प बताइए हल्का होता है या भारी होता है? जैसे ऊंचाई पर उठेगा तो तापमान कम है ऊंचाई पर, इसलिए यही जलवाष्प जलबूंदों में बदलता है, जिसको संघनन कहते हैं, कंडक्शन। यही क्या हो जाएगा? संघनन। जलवाष्प जब जलबूंदों में बदलता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। संघनन कहते हैं। और संघनन से क्या है? यानी बादल बनते हैं। संघनन से क्या बनते हैं? बादल।
और बादलों से क्या होती है? वर्षा। बादलों से क्या होगी? वर्षा। वर्षा का अधिकांश जल पुनः कहां पहुंचता है? महासागर। हाँ, कि अधिकांश जल है यही पुनः कहां पहुंच जाएगा? महासागर। महासागरों में कुछ जल है वो भूमिगत हो जाएगा, कुछ जल कैसा होगा? भूमिगत होगा, और एक कुछ जल है यही उसका क्या होगा? वाष्पिक। जैसे हमारे यहां बरसात होती है, जल का क्या हो जाता है? वाष्प। और कुछ जल भूमि में चल, अधिकांश जल कहां पहुंचता है? इस प्रकार से ये कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं? जलचक्र। तो सबसे पहले महासागरीय जल गर्म होता है और इसका क्या होगा? वाष्पीकरण। जलवाष्प जब जल बूंदों में बदलता है तो क्या कहलाता है? संघनन। संघनन से क्या बनते हैं? और बादलों से क्या होगी? वर्षा। वर्षा का अधिकांश जल महासागरों में से, कुछ जल कहां चला जाता है? भूमि। और कुछ जल का क्या होगा? इसलिए जल एक किस प्रकार का संसाधन हो गया? चक्रीय। अब जैसे क्वेश्चन जो पूछा गया और आगे भी पूछ सकते हैं, जैसे लिख दिया जल चक्र में सर्वप्रथम कौन सी क्रिया होती है? हाँ, कि जल चक्र में सर्वप्रथम कौन सी क्रिया होती है? तो यहां पर अपन ने लिखा है जैसे संघनन, इसके साथ ही वर्षण, तापन, वाष्पन। बताइए, संघनन में सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? कौन सी होती है? मूर्खों, बिना तापन के वाष्पन हो जाएगा के? ये इतना बड़ा लटका रखा है, दिख नहीं रहा तुम्हें? कह वाष्पन होगा। सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? तापन के बाद कौन सी होगी? वाष्पन के बाद, संघनन के बाद वर्षण। सीधा के वाष्प ये वाष्प सूगले आदमी। तो ये प्रोसेस है कंटिन्यू जल चक्र। तो वो जल चक्र में एक लाइन लिखिएगा, जल एक चक्रीय संसाधन है। जल एक चक्रीय संसाधन है। जल एक कौन सा संसाधन है? चक्र। अब ये चित्र आप बना सकते हैं।
डन हो गया? यस सर बोल रहे हो, नो सर बोल रहे हो? तो बिना गर्म किए भी तुम क्या है वाष्पीकरण करवा सकते हो। अलग है। अलग है देख। अरे नहीं है। तो अब जैसे अपन ने यहां पर जो लिखा है कि ये लिख ही लिया तुमने। अब हम तो राजस्थान में जो अपवा तंत्र है इसके ड्रेनेज सिस्टम आता है, इसके बारे में अब अपवाह तंत्र आता है इसमें। और जो अपवाह तंत्र अपन ने लिखा है कि किस तरीके का जो क्षेत्र आ रहा है, यही इसमें हम मतलब हमारे राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ना। राजस्थान की नदियां एवं बांध, क्योंकि नदियों पे ही क्या बनाए जाते हैं, बांध। सबसे पहले अपने को दो शब्द है, एक तो होता है अपवाह है ड्रेनेज, और एक शब्द होता है अपवाह तंत्र। एक अपवाह और एक कौन सा हो गया, अपवाह। दोनों में क्या अंतर है? इसका मतलब बहता हुआ जल, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। एक केवल अपवाह है, यानी जिसको ड्रेनेज कहते हैं, और एक ड्रेनेज सिस्टम है। दो चीजें। जैसे आपने बरसात तो सबने देखी है, नहीं देखी तो कुछ समय बाद होगी, तब देख लेना, ठीक है ना। तो वर्षा के तत्काल बाद, जब तक बरसात होती है तब तक पानी इकट्ठा होता है लगातार। और जो वर्षा की बूंदें किस प्रकार की होती, गोल या चौकोर? क्यों होती है गोल? हमारी पृथ्वी उनको अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित, है ना। जैसे तुम्हें भी अगर ऊपर फेंका जाए, वापस आओगे तो गोल हो जाओगे, और वैसे नहीं होगे तो नीचे बछेड़ लगेगा, तब हो जाओगे पूरे। तो उसको पृष्ठीय तनाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो तनाव इतना ज्यादा होता है, उस समय पानी क्या होता है, इकट्ठा। और जैसे ही बरसात रुकती है फिर बहना शुरू हो जाएगा। रुकते ही बहुत तीव्रता से बहेगा, जब तक बरसात हो रही है तब तक बहुत मंद गति से बहेगा। तो वर्षा के तत्काल बाद धरातल पर बहते हुए जल को प्रवाही जल कहते हैं। वर्षा के तत्काल बाद धरातल पर बहते हुए जल को कौन सा जल कह दिया आता है, पर्व। जैसे ये बादल हो रखे हैं और यहां से ये लगातार क्या हो रही है, बरसात।
तो यहां पर जो पानी है यानी जल इकट्ठा, फिर ये जल जैसे ही बहता है तो इस बहते हुए जल को हम प्रवाही जल कहते हैं। कौन सा जल कह देते हैं? यही प्रवाही जल जब ढाल के अनुरूप बहता है तो क्या कहलाता है? नदी। क्या कहलाएगा? नदी। और इसमें और छोटी छोटी नदियां आकर के मिल जाती है तो वो इसकी क्या कहलाती है? सहायक। सहायक नदियां, इनमें भी और जो नदियां आ सकती है ना वो सहायक नदियां हो सकती है। ट्रिब्यूटरी जिनको अपन कह सकते हैं, यही सहायक नदियां हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरी के नाम से। ये सहायक नदियां होगी। अब मुख्य नदी और सहायक नदी के संपूर्ण क्षेत्र को ही अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह केवल सिंगल नदी थी, वो केवल क्या थी? अपवाह। और इसको पूरे क्षेत्र को हम शामिल कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अपवाह। मतलब इस पूरे क्षेत्र को अगर शामिल करते हैं हम तो वो पूरा क्या कहलाता है? अपवाह। मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, निश्चित वाहिका। वाहिका का मतलब होता है नलिका। निश्चित वाहिका द्वारा प्रवाहित जल को, प्रवाहित का मतलब क्या होता है? बहता। प्रवाहित जल को क्या कहते हैं? अपवाह। और वाहिकाओं के जाल को, किसके? हाँ, वाहिकाओं के जाल को क्या कह दिया जाता है? अपवाह तंत्र कह। हाँ, वाहिकाओं के जाल को फिर हम क्या कह देंगे? अपवाह। ये तो है। इसका मतलब अपवाह और अपवाह तंत्र में अंतर होता है या एक ही होता है? सिंगल नदी को क्या कहेंगे? और नदी और नदी की सहायक नदियों को अपवाह। जब भी अपवाह तंत्र आए या नदी द्रोणी आए, नदी, इसको नदी द्रोणी भी कह सकते हैं, इसका मतलब नदी और नदी की क्या है? सहायक। सहायक नदियां आती है उसको अपवाह तंत्र या नदी द्रोणियां हैं, उसके नाम से उसको जानना आता। इनको हम नदी द्रोणी भी कह सकते हैं। तो ये अब बताओ, हमारे राजस्थान में प्रवाही जल की कमी पाई जाती है या अधिकता है? प्रवाही का मतलब बहते हुए जल की कमी है या अधिकता है? क्यों है कमी? हमारे राजस्थान को संपूर्ण देश का केवल 1.16% ही प्रवाही जल प्राप्त होता है। मतलब लगभग 1% प्रवाही जल प्राप्त होता है। क्यों 1% ही प्रवाही जल प्राप्त क्यों होता है? बोलो। यहां पर बरसात कम होती है, वर्षा कम होती है, इसलिए प्रवाही जल भी क्या होता है? कम। प्रवाही जल कम पाया जा। तो एक लाइन लिखो आप, अपवाह एवं अपवाह तंत्र। इसमें लिखो, निश्चित वाहिका द्वारा निश्चित वाहिका द्वारा निश्चित वाहिका द्वारा प्रवाहित जल को अपवाह कहते हैं। और वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं।
अपवाह तंत्र कहते हैं। अर्थात वर्षा के तत्काल बाद, अर्थात वर्षा के तत्काल बाद धरातल पर बहते हुए जल को, धरातल पर बहते हुए जल को परवाही जल कहते हैं। परवाही जल कहते हैं। जब परवाही जल, जब परवाही जल ढाल के अनुरूप बहता है, ढाल के अनुरूप ही बहता है, तब नदी कहलाता है। जब मुख्य नदी में, जब मुख्य नदी में छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं, जब मुख्य नदी में छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं, उन्हें सहायक नदियां कहते हैं। उन्हें सहायक नदियां कहते हैं। मुख्य नदी और सहायक नदी के मुख्य नदी और सहायक नदी के संपूर्ण क्षेत्र को मुख्य नदी और सहायक नदी के संपूर्ण क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या बोल देते हैं अब? तो ये तो अपने नदी के जो अपवाह शब्द लिखा हुआ आता है, अपवाह तंत्र लिखा हुआ आता है, उसके बाद समझ गए दोनों में? अब बताइएगा कि हमारे राजस्थान में परवाही जल की कमी पाई जाती है या अधिकता है? क्यों कमी है? पूरे देश का कितना % परवाही जल प्राप्त होता है? 1%। ये ऐसा चित्र तुम चाहे तो बना सकते हो, नहीं बनाए तो भी चलता है। बनाए तो इसकी नकल करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरीके, मैंने लीक ऊपर ज्यादा बनाई है, तुम नीचे भी बना सकते हो, नीचे से भी तो आ सकती है नदी, दाईं तरफ से भी आ सकती है, बाईं तरफ से भी आ सकती है। नदी जहां से निकलती है वो नदी का क्या कहलाता है? उद्गम। और जहां आगे बढ़ेगी ये मुहाना कहला, ये नदी का क्या कहलाएगा? उद्गम। जहां से उत्पत्ति हो, और जो अंतिम जगह होती है वो नदी का क्या कहलाता है? मुहाना। निकास अपन कह सकते हैं, ओरिजिन का जो क्षेत्र है ये उसमें आएगा। तो राजस्थान में परवाही जल है, यही इसकी संपूर्ण देश का केवल कितना % परवाही जल है? 1। तो एक लाइन लिख ले। देखो, राजस्थान में परवाही जल की, राजस्थान में परवाही जल की कमी पाई जाती है।
राजस्थान में प्रवाही जल की कमी पाई जाती, क्योंकि यहां वर्षा बहुत कम होती। वर्षा बहुत ही कम होती। राज्य को संपूर्ण देश का केवल 1.16%, लगभग 1%, केवल 1.16% ही प्रवाही जल प्राप्त होता है। अब 1.16%, मतलब जो 1% जल प्राप्त होता है उसके 3 स्रोत हैं। इसके कितने स्रोत हैं? तो लिखो, इसके 3 स्रोत हैं। अब ये 3 तो तुम्हें बताने ही पड़ेंगे। 3 स्रोत कौन कौन से ये बताओ, जहां से प्रवाही जल प्राप्त होता। बोलो कौन कौन से हैं? वर्षा तो पूरे 1% का वर्षा ही है, वो छोड़ दो। प्रवाही जल के 3 स्रोत बोल तो। हां, बंगाली खाड़ी से जल मिलता है या जाके रुकता है? अरे, प्रवाही जल के 3 स्रोत, बंगाली खाड़ी अरब सागर थोड़ी होगा। अरे, प्रवाही का मतलब होता है बहता हुआ जल। इसके 3 स्रोत, कहां? नदियां कहां से बहता हुआ जल किससे प्राप्त होगा? नदियों से। नदियां कहां से आती? ग्लेशियरों से आती। चंबल के पास कौन सा ग्लेशियर है? कहां से निकलती है? पहाड़ों से। तो वही पूछ रहा हूं मैं, पहाड़ी पूछ रहा हूं मूर्खों, वही है प्रवाही जल के स्रोत। प्रवाही जल के कितने स्रोत हैं जो हमारे राजस्थान प्राप्त करता है? वो 3 स्रोत कौन कौन से? नंबर 1 विंध्याचल है। कौन सा पर्वत है? विंध्य। जिससे 2 नदियां आती है, वो कौन सी है? चंबल। और कौन सी होगी? माही। और ये स्थायी सरिता है, सरिता नदी को ही बोलते हैं, है ना। तो ये तो स्रोत हो गए, और यहां से उद्गमित होने वाली नदी, और उस नदी का प्रकार कि किस प्रकार स्थायी सरिता है। दूसरा भाग बताइए कौन सा है? अरावली। राजस्थान की अधिकांश नदियां अरावली से ही निकलती है, जिसमें आपको ध्यान होना चाहिए। एक कौन सी आती है? लूणी। और कौन सी होगी? बनास। बनास और ये किस प्रकार की सरिता है? अल्पकालिक, स्थायी थोड़ी है। किस प्रकार की है? अल्प। केवल वर्षा ऋतु है, यानी उसमें आती। और तीसरा स्रोत हिमालय। हिमालय पर्वत से भी कोई नदी आती है? कौन सी? घग्गर। वो आंतरिक सरिता है। कौन सी सरिता होगी?
इस प्रकार से नदियां भी कितने प्रकार की हो गई? परवाही जल के अकॉर्डिंग 3 प्रकार की हो गई, स्थायी, अल्पकालिक और कौन सी होगी? ये परवाही जल के 3 स्रोत हैं, वर्षा, नदी, झील, तालाब। ये नहीं है, ये मैं पूछ रहा हूं वो आ कहां से रहा है? परवाही जल। तुम अलग ही गुणगान करते हो, अरे तो यहां पर ये तीन स्रोत, तीनों स्रोत लिख लिया तुमने? लिख लिया? तो इनसे हमें कितना % जल प्राप्त हो रहा है? इनकी सहायक नदियां भी इंक्लूड है इनके साथ में। अब ये नदियां जिस क्षेत्र से और जल लेके आती है उसको कैचमेंट एरिया कह देते हैं। जैसे इनकी सहायक नदियां और आती है साथ, छोटे छोटे नालियां आकर के नदी नाले इसमें मिल जाते हैं, वो फिर क्या होता है? कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र के नाम से जाना। तो राजस्थान में 13 मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र है। कितने? 13 मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र और 59 गौण जल ग्रहण क्षेत्र है। हाँ, 59 किस प्रकार के हो गए? गौण जल ग्रहण क्षेत्र। तो आप एक लाइन लिखिएगा, उसके बाद आगे चलेगा अपन। है देखो, राजस्थान में कैचमेंट एरिया जल ग्रहण को बोलते हैं। राजस्थान में 13 मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र है और 59 गौण जल ग्रहण क्षेत्र है। तेरह मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र और 59 गौण जल ग्रहण क्षेत्र है। कि 13 मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र और 59 कौन से हो गए? गौण जल। अब जो 13 मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र है, 13 के बारे में अपने को ध्यान, जैसे अपन ने लिख देते हैं, जैसे निम्नलिखित नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र का अवरोही क्रम बनाइए। और उसमें हम जैसे एक लिख दिया चंबल, दूसरा हमने क्या है लूणी लिख दिया, तीसरा जैसे माई लिख दिया, चौथा बनास लिख दिया। अब आपको इसका अवरोही क्रम बनाना है। निम्नलिखित नदियों का आपको कैचमेंट एरिया है उसके अनुसार जल ग्रहण क्षेत्र बनाना है। बताओ पहले कौन सा लिखूं? बताओ पहले कौन सा लिखूं? चंबल, फिर बनास, इसके बाद लूणी या माई? दो उत्तर आ रहे हैं। चलो लूणी, दूसरा ऑप्शन बुलाएंगे लूणी। फिर लूणी लिखना था ना, फिर कौन सा हो गया? गलत है, दम नहीं है इसमें। पहले बनास लिखो, चलो ये बनास लिख दिया। फिर लूणी, चंबल या लूणी? चंबल, फिर इसके बाद माई ली, फिर तो वही बचा लूणी।
नहीं, दम नहीं। अच्छा, लोणी, लोणी या चंबल? पहले नंबर 1 पे चंबल। ये एक बार इस चंबल वाले को शाना कर लेने दे। चंबल। अब माई, माई, फिर बनास, बनास, फिर तो लोणी बची। बिल्कुल ही दम नहीं, सड़ावा। पहले कौन सा है? लोणी, फिर बनास, बनास के बाद कौन सी है? चंबल के बाद कौन सा? माई है। ये बिल्कुल सड़ावा। पहले तो ये आदमी कह रहा है इसकी बात मान, तो वैसे 4 ही होते हैं ऑप्शन तो, 4 ही तो होते हैं। वो 5वां तो ये है भर के आना, उससे आंसर से मतलब नहीं है डफा। वो ओमार खाली नहीं छोड़नी है, था ना, उससे मतलब नहीं है। जिससे चोरी नहीं, वो इसके लिए आता, उन 4 से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन तेरे कहने से मैं आज बना देता हूं, तेरी बात रोक लेता हूं। ये ग्रीन रंग से बना रहा हूं। बता पहले कौन सी? अब ये चंबल तो यार इतनी आगे क्या चंबल चंबल कर रहा है? बनास, चल ये बनास। लोणी, चंबल, चंबल। अब माई तो बचा, इसमें दम है, इसमें क्या है? इनमें कोई दम नहीं था। अब ये इसलिए आपसे बता रहा था कि बेटा क्वेश्चन बनाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत टिपिकल होता है। और उसके ऑप्शन बनाना उससे भी बुरा हाल है। तभी कई बार ऑप्शन बनाते हैं, हर एक पेपर में थोड़ी बहुत त्रुटि आ जाती है ना। वो त्रुटि इसलिए आती है, वो एकाग्रचित होकर के बनाते हैं, फिर एक टाइम बाद में दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो अभी तेरा मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र देखिएगा कि कौन सा है, जिसमें अपन ने एक तरफ नदी लिखा, एक हम लिख रहे हैं कौन सा क्षेत्र है? जल ग्रहण क्षेत्र, जो वर्ग किलोमीटर में है। जिसमें नंबर 1 सबसे ज्यादा कौन सी नदी का आता है? बनास। 46,570 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे लूणी, 34,500 के लगभग, अपन 34,250 अपन ने लिख दिया। ये कोई आपको रटना नहीं, लेकिन क्रम ध्यान रखना है। इसके बाद में चिंबल, चंबल रहे 29,110। चंबल के बाद अगला कौन सा आता है? माही, 16,030 वर्ग। माई के बाद बाणगंगा गंभीर, ये गंभीर लिखा है बाण, 14,360। ऐसे 13 तो अपने लिखने ही पड़ेंगे। तो अभी 13 मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र आते हैं। रूपनगढ़ मेन था। इसके बाद अगला जो अपन देखेंगे वो कौन सा आएगा? रूपनगढ़ मेन था। 5 हो गए ना, 6। छह 6,940। इसके बाद बर,
जो दर्रा आता है, यही 4500 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया आता है, यही इसके अंदर कौन सा आता है? बर। फिर साबी सोटा, ये कौन तोड़ रहा है? अच्छा, बाहर है। 4480। साबी सोटा के बाद साबरमती, जो राजस्थान में वाकल का क्षेत्र, 4300 वर्ग किलोमीटर। साबी सोटा के बाद अगला जो आता है बनास, पश्चिमी बनास, तीन 3000। पश्चिमी बनास के बाद कांतली, कांतली के बाद सूकड़, और सूकड़ के बाद दोहन। तो कुल मिलाकर के ये अपन ने लिखा है कि 13 मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र और 59 किस प्रकार के क्षेत्र आते हैं? गौण जल ग्रहण क्षेत्र। ये हमारे राजस्थान है, यानी इसमें 13 मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र हैं और 59 किस प्रकार के आते हैं? गौण जल ग्रहण। इनकी काउ जो नंबरिंग अपन ने लिख रखी है वो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रम जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये नहीं पूछेगा कि कौन सी का कितना है। हाँ, लिख लिया तुमने? तो तुम क्या कर रहे थे? वेट। गलत बात है, वेट करना गलत बात। इंतजार नहीं करना, किसी का भी नहीं करना। इंतजार नहीं करना, एतबार नहीं करना, हद से भी ज्यादा प्यार नहीं करना। समझ गए? हाँ, अरे तुम ये ऑस्ट्रेलिया में घर उजाड़ना चाहते होगे? ये तुम्हें ऑस्ट्रेलिया का पहुंचना किसने? राजवीर जी ने पकड़ा दिया क्या? तो खुफिया एजेंसी है तुम्हारी। लिख लिया? तो अब पीछे आप देखिएगा कि अब इसमें आपको ये क्रम जरूर, जैसे क्वेश्चन अपन ने लिख दिया एक, ये एक तो तुमने देख ही लिया, तुम्हारे लक्षण सबके सहभागियों के लक्षण हैं। दूसरा, जैसे ये कैचमेंट एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र, इसमें देखो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र ये कौन सी नदी का है? बनास। बनास के साथ ही ये कौन सी आती है? लूणी। लूणी के बाद ये चंबल, चंबल के बाद माई, है ना, कि माई का क्षेत्र ये बाणगंगा, गंभीर, है ना, रूपनगढ़ मेन था, साबी सोटा, ये ऐसे जो कैचमेंट एरिया का जो क्षेत्र आप यहां पर, जैसे ये बनास आता है, लूणी आता है, चंबल है, माई, ये इधर आप देख रहे हो बाणगंगा, गंभीर का जो क्षेत्र आता है, गंभीर ही नहीं है ये सब, जैसे यहां पर सूकड़ का जो क्षेत्र आ रखा है,
ये सब भी कैचमेंट जो एरिया है 13 मुख्य जलग्रहण। अब आपके जैसे क्वेश्चन पूछ लिया आता है, निम्न में से सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र है। हाँ, कि निम्न में से सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र है। इसमें हमने जैसे एक लिख दिया रूपनगढ़ मेन था, साबी सोटा, पश्चिमी बनास, साबरमती वाकल, बताइए इनमें सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र किसका है? कौन सी का है? रूपनगढ़ मेन था। सबसे कम जलग्रहण क्षेत्र कौन सी का है ये बताओ? कौन सी का है? अभी वो तो एक तो साबी सोटा की बात कर रहा है। सोटा जानता है तू? अगर वो ही सोटा तेरे लग जाए तो क्या होगा? सोच। तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल लेकर के आती है, उस विशिष्ट क्षेत्र को ही जल ग्रहण क्षेत्र है, इसके नाम से जाना। ये तो एक अपने कैचमेंट जो एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र है, यही इसके बारे में अपन ने लिखा। अब जल ग्रहण के बाद इसका मतलब इतने क्षेत्र से जल लाएगी, ये नहीं है कि इतना कोई जल है। जल नहीं, ये क्षेत्रफल है हमारे राजस्थान का, अलग अलग नदी का क्या है क्षेत्र। इतने क्षेत्र से ये क्या लेकर के आ सकती है? ये जल लेकर के आ सकती है। अब एक होता है सतही जल की उपलब्धता के आधार पर। इन इतनी सारी नदियां लिखी है, इन सब नदियों से कोई सतही जल प्राप्त भी नहीं होता है। इनमें से कुछ एक नदियां हैं जो वर्ष में जल हमें प्रदान करती है। सतही जल, और जल को किसमें मापा जाता है? घन में मापा जाता है। किसमें? घन फुट में, घन मीटर में, है ना, घन सेंटीमीटर, लंबाई, चौड़ाई और ही ऊंचाई। पानी की टंकी देखी है तुमने? उस टंकी के ऊपर जो सरकारी टंकी की बात कर रहा हूं, तूने देखी? नहीं देखी उसने। कहीं तो झूठी यहां पर है। बाद में कहे, कई दिन बाद में पढ़ते हैं, कहे ये था के जागो ग्राहक जागो। तो यानी सतही जल की उपलब्धता के आधार पर क्रम और 27 करोड़ घन मीटर में मापते हैं कि सबसे ज्यादा सतही जल किससे प्राप्त होता है, कौन सी नदी से हमें सतही जल प्राप्त हो? बताओ, सबसे ज्यादा सतही जल कौन सी नदी से प्राप्त होगा? कौन सी से? चंबल से होगा। तो नंबर 1 मैं लिख देता हूं तुम्हारे कहने से, चंबल। चलो दूसरी बता दो, कौन सी है? बनास। तीसरी भी बता दो, माई।
तुम कहोगे वैसे लिख दूंगा। और चौथी लूणी भी लिख दो। पांचवी कौन सी होगी? इन्हीं से सतही जल प्राप्त होता है। हां, जिनमें सबसे ज्यादा 967 करोड़ घनमीटर जल है, वो किससे प्राप्त होता है? चंबल। 967 करोड़ घनमीटर। इसके बाद में 482 करोड़ घनमीटर जल किससे प्राप्त हो रहा है? बनास। और माई से 416 घनमीटर जो जल आता है, यानी वो किससे हमें प्राप्त हो जाता है? माई। लूणी से तो जवाई डैम वाला क्षेत्र आता है। हाँ, और जवाई जो भाग है, जवाई नदी का जो क्षेत्र आता है, पाली वाले तुम में से होंगे कई, क्योंकि प्यास वही बुझाता है, तो कई बार होता भी और कई बार नहीं। लेकिन 108 करोड़ घनमीटर जल, और साबरमती से कितना आता है? 85। ये सतही जल की उपलब्धता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि चंबल से हम सिंचाई भी करते हैं, जल विद्युत है यानी इसका भी उत्पादन करते हैं, पेयजल की आपूर्ति भी करते हैं। तो सबसे ज्यादा सतही जल किससे प्राप्त होता है? चंबल। अब कौन सी नदी के जल को उपयोग, उपलब्धता के आधार पर ही अपन देखें कौन सी नदी के जल को उपयोग में लिया। उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर है? तो तुम में से कितने लोग हैं जो चंबल का पानी पीते हैं? वाह, वेरी गुड। तुम तो सारी बोतल भी भर के लाए होंगे। चलो, अब बनास का पानी पीने वाले कितने? जयपुर अजमेर, कईयों को ध्यान ही नहीं होगा। अरे जयपुर अजमेर टोंक वाले, वेरी गुड। माही का जल पीने वाले, अरे बांसवाड़ा डूंगरपुर वालों को माई देती है पानी। कितने हैं माई का जल पीने वाले? हाँ, हमसे ज्यादा कौन पी सकता है? लूणी का जल पीने वाले, हाँ, और साबरमती, मानसी वाकल परियोजना, वेरी। इतने ये नदियां हैं जिनसे, बाकी सब प्यासे ही रह गए। इंदिरा गांधी नहर, तो आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर का जल अधिकांश आजकल हर घर नल योजना उसी से आ रही है, उसी से ना। हाँ, तो ये ध्यान। तो ये अब इनका जो से उपयोग अपन देखें, चलो उपयोग के आधार पर, उपलब्धता के आधार के साथ साथ ही उपयोग, जल की उपयोगिता अपन लिख सकते हैं। वो भी करोड़ घनमीटर में ही होगी। बताइए सबसे ज्यादा कौन सी नदी के जल को काब में लिया था? है जी, सबसे ज्यादा कौन सी नदी के जल को काब में लिया आता है? अरे चंबल सिंचाई, पेयजल, विद्युत, चंबल बनास पीने की बस बोतल भरने की लगी रहती है। इस 967 में से 934 घन मीटर जल काब में ले लेते हैं। चंबल के बाद दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी? बनास। 482 में से 382 करोड़ घन मीटर जल काब में ले। पैंदा नहीं सुखाते हैं, पानी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बनास के बाद माही 328 घन मीटर जल को का। चौथे नंबर पे बताइए कौन सी आएगी? बोलो। साबरमती। लूणी नहीं है,
61 करोड़ घन मीटर, और 5वें पर लूणी जब सूख जाता तो वाटर ट्रेन भी मंगानी पड़ती। ये 60 करोड़ घन मीटर, ये उपयोगिता के आधार पर। लिख लिया? लिख लिया ना? तो देखो, जल ग्रहण क्षेत्र, जल की उपलब्धता और जल की क्या है उपयोग, तीनों के अकॉर्डिंग है ना। अपवाह क्षेत्र, अपवाह तंत्र रह गई इसके बारे में। अब हम जल विभाजक की बात करेंगे। लिखा नहीं था? चल रहे? वहां तक नहीं पहुंच पाता। अच्छा, बोर्ड को ले, बोर्ड क्या ले, तुम्हें ही लेके जाना पड़ेगा अब तो लग रहा है। वहां पे भी ऐसे ही। वो कहां है? गीता भवन तुम्हारे? ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ऐसी कोई गारंटी है? डील हो गई? तुम बड़े बदमाश। लिख लिया अब तो? चलो, अब हम अगला लिखेंगे जल विभाजक, वाटर डिवाइडिंग। लेकिन उसमें ठीक है, ऑक्सीजन अच्छा मिल जाता है, गार्डन है, लेकिन तुम्हारे तो कैसे काम में आएगा कि ऐसी चिलचिलाती धूप में? तो शाम को लेट, सुबह जल्दी ही काम में आ सकते अगर गीता भवन में शिफ्ट होते हैं। क्या सुबह जल्दी? तो जल विभाजक, जल विभाजक का मतलब क्या है? वाटर मतलब एक नदी द्रोणी, कौन सी होगी? एक ही नदी द्रोणी दूसरी नदी द्रोणी से हाँ, मतलब एक नदी द्रोणी, एक अपवाह तंत्र, दूसरे अपवाह तंत्र। एक नदी द्रोणी दूसरी नदी द्रोणी से किसी पर्वत या उच्च भूमि के द्वारा अलग होता है, उसी को जल विभाजक कहते हैं। हमारे भारत में ये जल विभाजक, भारत की अगर बात करें, कोई राजस्थान की नहीं है, या ये पूरे भारत में ही जल विभाजक, जैसे हिमालय ही खुद जल विभाजक है। ये मानसरोवर झील है, यहां से आप देखो कि एक नदी आती है जिसका नाम है सिंधु, और दूसरी नदी कौन सी आती है? ब्रह्मपुत्र। ये कामेत पर्वत है, इधर अरावली, अरावली के बाद विंध्याचल, विंध्याचल के बाद सतपुड़ा, कामेत, और पश्चिमी घाट का जो भाग आता है, ये जैसे मानसरोवर झील। देखो, मानसरोवर झील तिब्बत का पठार, मतलब ये आप कह सकते हैं कौन सा पठार हो गया? ब्रह्मपुत्र किसमें जाकर के गिर रही है, और सिंधु किसमें जाकर के गिर रही है? अरब सागर। समझ रहे हैं? ये बंगाल की खाड़ी। तो मानसरोवर झील ने अलग कर दिया, आप तिब्बत के पठार ने अलग। ये कोई नदी नहीं है मैंने लाल वाली बनाई है, उच्च भूमि और पर्वत है, जैसे कामेत पर्वत, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये सारा जो भाग है। वैसे तो अरावली के समय भी आपको मैंने बताया था, ये गंगा नदी है, ये यमुना आती, इधर कौन सी हो गई? चंबल, इधर कौन सी आती है? बनास, ये कौन सी हो गई? सतलुज, व्यास का जो क्षेत्र अपन है, ऐसे ये जल तो जल विभाजक में ये मन नहीं है कि केवल अरावली है,
कई सारे पर्वत आते हैं, जल विभाजक का काम करते हैं। तो एक नदी द्रोणी दूसरी नदी द्रोणी से जिस पर्वत या उच्च भूमि से अलग करती है उसको हम क्या कहते हैं? जल। जैसे इधर अपन देखिए महानदी आती है, गोदावरी आती है, कृष्णा है, कावेरी, इधर जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, ये ना, ये सब जल विभाजक का काम कर रहे हैं। तो अब हमारे राजस्थान में जल विभाजक का काम कौन करती है? अरावली। अब अरावली किन किन के बीच में जो जल विभाजक का काम करेगी इसके बारे, तो जल विभाजक में मान तिब्बत का पठार में मानसरोवर झील, कामेत पर्वत, अरावली भी आती है, विंध्याचल का भाग भी है, हथपुड़ा भी, और कौन सा घाट हो गया? पश्चिमी घाट, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अब राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किसका काम करेगी? जल। अब वो किस तरीके से करेगी उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना। हाँ? जल विभाजक लिख करके लिखो। जब एक नदी द्रोणी, जब एक नदी द्रोणी दूसरी नदी द्रोणी से, दूसरी नदी द्रोणी से पर्वत या उच्च भूमि पर्वत या उच्च भूमि के द्वारा अलग होता है, अलग ही होता है, उसे जल विभाजक कहते हैं। जल विभाजक कहते हैं। भारत में जल विभाजक रेखा भारत में जल विभाजक रेखा तिब्बत में मानसरोवर झील से तिब्बत में मानसरोवर झील से कामेत पर्वत, कामेत पर्वत, अरावली, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, विंध्याचल, सतपुड़ा, और पश्चिमी घाट के समानांतर ही पश्चिमी घाट के समानांतर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य करती है।
राजस्थान को 3 जलप्रवाह विभागों में राजस्थान को 3 जलप्रवाह विभागों में विभाजित किया गया है। अब 3 जलप्रवाह विभाग अपन अपने राजस्थान के देखें। 3 कौन कौन से जो जलप्रवाह विभाग आते हैं बताओ। एक तो अपन कौन सा लिखेंगे, तो आंतरिक में फंसा रहे, ऐसे नहीं कोई लोटा पानी का ले आए पहले। ये जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला की बात की अपन, अब ये कौन कौन सी जो नदियां हैं, जिस नंबर 1 यहां पर अपन ने लिखा है, बताओ कौन सी नदी है? चंबल नदी। ठीक है ना, ये चंबल नदी का भाग हो गया। क्या अरावली से कहीं संबंध दिख रहा है तुम्हें? इस नहीं है ना। ये कौन से पर्वत से निकलती है? तो आपको ध्यान ही है कि ये कौन से पर्वत से निकल रही है? विंध्याचल पर्वत का। ये इसकी जितनी भी जो सहायक नदियां सब वो कहां से निकलती है? विंध्याचल। इसी विंध्याचल से ही आपको देखना है कि फिर एक नदी निकलती। बताओ कौन सी नदी होगी? माई। माई का कहीं संबंध अरावली से? इन दोनों का ही संबंध किससे है? क्या दोनों एक दूसरे के समानांतर बह रही है या विपरीत बह रही? यानी विपरीत बह, दोनों एक दूसरे के समानांतर नहीं है, यानी विपरीत बह रही। और ये यहां पर अरब सागर का भाग, इधर अपन ने लिखा है ये कौन सा हो गया? बंगाल की खाड़ी। अब यहां पर दूसरा अपन देख रहे हैं कि ये कौन सी नदी आती है? बनास। फिर इनकी जो जितनी भी सहायक नदियां हैं, पहले बाणगंगा भी क्या है, यमुना में मिलती थी, लेकिन फिर दम तोड़ दिया इसने। हाँ, अब दम तोड़ दिया इसने, इसलिए इसको भी अंतः फरवाई में ही लिखेंगे। इनकी सहायक फिर वो ज्यादा हो जाएगा तो अपने बनने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। इधर अपन ने लिखा ये कौन सी नदी होगी? साबरमती। जाबरमती नहीं, ये फिर कौन सी नदी है? पश्चिमी बना। ये वाली बताइए कौन सी होगी? लूणी। लूणी की जो सहायक आती है तो वो कौन सी है? जवाई। जैसे इसकी जो सहायक में अपन ने लिख दिया कौन सी होगी? बेड़स। ये भाग अपन ने लिखा है। इधर जैसे चंबल की कई सारी सहायक नदियां आ गई, काली सिंध, और कौन सी आती है? पार्वती। वैसे इतने ज्यादा लिखेंगे तुम्हारे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी अपने को केवल जल विभाजक की बात करनी है, तो इसमें कुछ नदियां का नाम लिख के ही काम निकाल।
ये भाग, अभी जो बचा हुआ भाग है वो कौन सा आता है? अंतः परवाही। ये अंतः परवाही क्षेत्र, और इस अंतः परवाही क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? जो कहां से आ रही है? हिमालय। ये हिमालय का जल है। ये तीन जल प्रवाह क्षेत्र, तीनों स्रोत भी अपन ने बना दिए। अब इनमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है यही, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे ये कांतली आती है, ये अंतः, तीन अरब सागर हो गया, इसको हम कौन सा क्षेत्र लिखेंगे? अंतः परवाही। अब आपको यहां पर जैसे ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सा जो क्षेत्र अपने पास में है। एक अरब सागरीय जो क्षेत्र एक अपन देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, ये अपन देख रहे हैं कौन सा क्षेत्र है? अरब सागर या बंगाल की खाड़ी बताइए। जो ग्रीन मैंने लिखा है, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। इसके साथ में ही दूसरा अपन देख रहे हैं कि अगला जो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, ये कौन सा क्षेत्र आ रहा है? अरब सागरीय परवाह क्षेत्र है। और इसके बाद अगला जो हम देखेंगे, बताइए ये कौन सा क्षेत्र है? तो बड़ा कौन सा क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र हो गया? बंगाल की खाड़ी का जो परवाह आता है 24%, अरब सागरीय परवाह है ये 16%, और बच गया कितना परसेंट? 60। ये 60% जो भाग आता है इसमें, ये काकनी है, यहां ये कांतली है। ध्यान, ये जो जल प्रवाह है, वाटर डिवाइडिंग का जो क्षेत्र अपन ने लिखा है हमारे राजस्थान का जो जल, तो अरावली कितने भागों में विभाजित कर रही है? 3 जल प्रवाह क्षेत्र। अब बताइएगा, जैसे क्वेश्चन आपके आए कि अरावली किसके बीच में जल विभाजक का काम करते, जैसे लिख दिया निम्न में से अरावली जल विभाजक का कार्य करती है। नंबर 1 हमने लिखा है चंबल बनास। नंबर 2 लूणी जवाई। नंबर 3 माही चंबल। नंबर 4 जवाई बेड़स। बताइए किसके बीच में जल विभाजक का कार्य करती है? हैं जी? जवाई बेड़स थोड़ी यही होगा? क्यों चंबल बनास नहीं हो सकता? नहीं होगा? कन्फर्म? लूणी जवाई एक तरफ ही है, तो माई चंबल, तो इनके बीच में जल विभाजक कौन का? लूणी, ये चंबल माई के बीच में क्या अरावली जल विभाजक का काम करती है? तो कोई पर्वत, ये यहां पर आप देख कौन सा पर्वत कर रहा है? विंध्याचल। विंध्याचल जो पर्वत आता है वो, तो ये भी नहीं है।
इसका मतलब कौन सा हुआ? जवाई लूणी की बेड़च किसकी हो गई? बनास। तो इसका मतलब लूणी बनास होता तो चल जाता। तो ये इसका एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ लिया था। ये हमने वाटर डिवाइडिंग का, कई बार लिखते हैं निम्न में से सबसे बड़ा यह जो परवा क्षेत्र है, तो बताओ सबसे बड़ा परवा क्षेत्र कौन सा? बंगाली खाड़ी, अरब सागर या अंतः परवा? कौन सा है? कितना परसेंट है अंतः परवा? 8% है ना। और दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? और तीसरे नंबर पे अरब सागर। ये बनाना था, ये तो तुम बाद में बना लोगे घर पे। आगे चलूं? चलो, तो अब जैसे जल विभाजक है, इसमें कुछ नदियां, ये बनाना है, हम कल चेक करेगा आते ही। हाँ पक्का, वहीं से हम चेक स्टार्ट कर देंगे, हमें याद रहता है, तुम चिंता मत कीजिए। तभी हम वापस ऑस्ट्रेलिया से लौट के आए ना। अब राजस्थान का जो जल विभाजक है उसी के अकॉर्डिंग एक हमने लिखेंगे, कौन सा हो गया? बंगाल की खाड़ी। दूसरा कौन सा हो गया? अरब सागर। और तीसरा कौन सा है? अंतः प्रवाही क्षेत्र। बंगाल की खाड़ी में जैसे हमने लिखा चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, कुराल, मेज, कि चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, कुराल, मेज, इसके साथ में ही अगला बेड़स, कोठारी, खारी, मोरेल, मेनाल आदि बहुत हैं जो आगे बहुत चलेगी। अरब सागर में हम देखें तो इसमें माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूणी, जवाई, सूकड़ी, जोजड़ी आदि। अंतः परवाई में घग्गर, कांतली, काकनी, रूपनगढ़, मेनथा, रूपारेल, बाणगंगा, ये अंतः परवाई जो नदियां हैं यही इसमें हमने लिखा है। तो ये जल विभाजक के रूप में अपन कि कौन कौन सी जो नदियां, तो यहां पर आपको ये जल विभाजक का भी ध्यान रखना था। और ये इन नदियों को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? तीन भागों में हमने डिवाइड।
अब वैसे नदियां तो 4 ही हैं, बाकी तो सहायक है। 4 कौन कौन सी? चंबल, बनास, लूणी और माई, बस ये 4 ही। बाकी सभी नदियां क्या आती है? सहायक नदी है। क्या कह रहा है? सर मैं मरने जा रहा हूं रवि प्रजापति। क्यों, तेरे क्या हो गया है? अच्छा, ये क्लास रुक गई इसलिए मरने जा रहा है? सर मिलकर आ गए काकी से, डॉक्टर नेहा मेरा। हाँ, लिख लिया तुमने? तो बाकी अपन बाद में करेंगे।